न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट होती है बेटा, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि एग्जांपल यदि मैं देखूं तो क्लोरीन 1735, फ्लोरीन 1737। तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि देखो प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है। और न्यूट्रॉन क्या होती है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करो तो देखो इसमें 18 आएगी न्यूट्रॉन और इसमें 20 न्यूट्रॉन आएगा। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग। ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम होगा नए बच्चों के लिए, बट मैं बता दूंगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम उसको बोलते हैं जो वेव्स एटम से निकलती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ ऐसे टाइप के रेडिएशन होते हैं जो एटम से निकलते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको बोला गया उसका लैम्डा निकालिए। सबने जूनियर क्लास में फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ऐसा कुछ सबको मालूम। जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनको तो मालूम होगा ही ये कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और नए बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि जूनियर क्लास में पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यदि भूल गए हो तो याद रखो, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जितने भी होते हैं सबकी जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहेंगे बेटा सबकी स्पीड सेम रहती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो आपको निकालने बोला गया है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने बोला गया है तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा को इधर भेज दो, सॉरी लैम्डा निकालने बोला गया आपको, वेवलेंथ निकालने बोला गया तो वेवलेंथ को रखो इधर और फ्रीक्वेंसी को नीचे। ओके, तो C मालूम है आपको 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड और ये है 136 किलोहर्ट्ज। तो किलोहर्ट्ज को आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा into 10 to the power। किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए into 10 to the power 3। किलोहर्ट्ज से हर्ट्ज into 10 to the power 3। तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1368 into 10 to the power 3। हर्ट्ज को हम लोग सेकंड इनवर्स में लिख सकते हैं। हर्ट्ज को सेकंड इनवर्स लिखो, सेकंड इनवर्स कटेगा, डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी वेवलेंथ की वैल्यू, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। जो ओल्ड बच्चे हैं वो आराम से इसको बना सकते हैं। 400 नैनोमीटर दी हुई है वेवलेंथ, 750 नैनोमीटर दी हुई है वेवलेंथ, एक रेड की और 400 वायलेट की, ठीक है ना। आपको निकालने बोला गया है लैम्डा। आप निकाल सकते हो क्योंकि विजिबल वाली रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसकी भी स्पीड होती है। ओके, यू कैन डू एज अ होमवर्क। ओल्ड स्टूडेंट, नए बच्चे चिंता मत करो, समझोगे आराम से बात। E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी सिंपल। देखो बोला गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज टू मास रेशियो। कोई मुझे बताएगा पुराना बच्चा जो, बोलिए। मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को ये चीज सर 0.0054। कितना, क्या बोल रहे हो बेटा? सर 0.00054। नहीं बेटा मैं बता दूं 1.75 into 10 to the power 11। यस वेरी गुड। ई का मतलब है चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको मालूम है, इट्स 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb divided by mass of electron. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है ना। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.76 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, तो ये याद रखना है, सब बच्चों को याद रखनी पड़ेगी क्योंकि डिवाइड करेंगे तो आप चेक नहीं करने वाले हो हमेशा। और समझने में कोई कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहली बार बैठो क्लास में तब भी समझ आनी चाहिए कि चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो चार्ज मालूम है, डिवाइड करो मास से, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है ना।
कूलम पर waves. Mechanical waves requires a dash to travel and is known as dash waves. देखो waves जो होती है ना बेसिकली दो टाइप की होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है और एक नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। वेव्स देखो ऐसे, वेव्स आर लाइक दिस, सबको मालूम होगा, और वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये ध्यान से सुन लो मेरी बात को, वेव्स जो ट्रेवल करता है तो उसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स, वेव्स दो टाइप के, एक मैकेनिकल वेव्स एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने, सॉलिड लिक्विड गैस के थ्रू ही ट्रेवल करे, जैसे साउंड वेव जो होती है ना वो एक मैकेनिकल वेव्स, गॉट इट। अल्ट्रा वायलेंट रेज, विजिबल रेज, वायलेंट इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये सब जो देखते हो दे आर ऑल मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव्स को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, ओके। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, इन्हें एक मीडियम चाहिए ट्रेवल, ठीक है ना। they require a medium to travel, understood, got it। अब मैं थोड़ा सा गलत बोल लिया है यहाँ पे बेटा, मैकेनिकल वेव्स में अल्ट्रा वायलेंट रेज सब नहीं आती है, दोस आर नॉन मैकेनिकल, सॉरी। मैकेनिकल वेव्स हम लोग बोलते हैं साउंड वेव्स को, got it। लाइट वाले मैकेनिकल नहीं होते, वो नॉन मैकेनिकल, ठीक है। तो न्यू बच्चे दिमाग मत लगाइए इसमें। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। देखो जो ईएम वेव्स होते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स बोले तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नाम ही है ईएम वेव्स, तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहती है, मानो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है, तो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेगी, और जो वेव है वो ट्रेवल करेगी इन थर्ड डायरेक्शन। मानो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक कंपोनेंट है, तो ये जो वेव है वो चलेगी एक्स एक्सिस इधर से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल है, ये मैग्नेटिक है, तो वेव आगे बढ़ेगी, ठीक। तो न्यू स्टूडेंट्स डोंट वरी, मैं बाद में आप लोगों को समझा दूंगा, बट सिंपल ये वाली क्वेश्चन है पुराने स्टूडेंट्स। Wavelength can be expressed as the reciprocal of wavelength unit। wavelength, ठीक है। तो these questions were not for the new students anyway, जो पुराने बच्चे उनके लिए था, तो वो समझे होंगे अच्छे से। जो नए बच्चे डोंट वरी, आराम से समझोगे टॉपिक्स, ठीक है ना। पुराने लेक्चर्स देख लेना, पुराने लेक्चर्स के मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा, उनको देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस को रहने दो एक पल के लिए, चीजों को समझने की कोशिश करें। ओके चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को आज देखना था, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो सबसे पहले थोड़ा सिंपल में समझ लो, ये जो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम लोग शॉर्ट में ईएम रेडिएशन भी बोलते हैं।
ईएम रेडिएशन का मतलब क्या है, अभी सिर्फ सिंपल में इतना जान लो कि एटम से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पार्ट दोनों रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ईएम रेडिएशन, ठीक है। उनकी कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो आप लोगों ने एक सिंपल सी कहानी सुनी होगी कभी, न्यूज में आता है कि जम्मू कश्मीर में हथियार का जखीरा पकड़ाया है, जिसमें एक टेररिस्ट के पास बहुत सारे बॉम्ब थे, AK-47 था, राइफल्स था इत्यादि। तो जब पुलिस उसे पकड़ता है तो वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान दे बेसिकली डू व्हाट, एक टेबल लेता है, उसके ऊपर चादर बिछाता है, फिर उसके ऊपर जो छोटा हथियार है सबसे बड़ा, जैसे बॉम्ब है तो उसको पहले रखना है, फिर बंदूक रखता है, फिर रॉकेट लॉन्चर बड़ा वाला रखेगा, फिर सबसे बड़ा वाला हथियार। तो नॉर्मली क्या होता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो छोटा से बड़ा ऑर्डर में हथियार को रखा जाता है ना, एक ऑर्डर में रखते हैं हम लोग, बड़ा छोटा ऐसे नहीं रखते, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा वैसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ऐसी ही अरेंजमेंट है जहां पे जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोगों ने अरेंज करके रखा। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ all forms of electromagnetic radiation on the basis of frequency और वेवलेंथ। देखो, जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वर्ल्ड में, जितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनको क्या किया हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज करके रख दिया। उस चार्ट को हम लोग बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, देखो बेसिकली क्या है, इसको याद रखना है आप लोगों को, ये याद रखने की चीज है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। ओके, सी, इसको याद रखने का तरीका देखो, CGXU विमल। ओके, ये वर्ड को आप याद कर सकते हो, CGXU विमल। इसका मतलब क्या है, देखो, C stands for cosmic rays। अब आप लोग को थोड़ा सा यहां से समझ आएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक ऑर्डर में सजाया। कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है देख लो आराम से। C is for cosmic rays, G जो है इट्स गामा रेज, X is X-rays, आप लोगों ने नाम सुना है, U अल्ट्रावायलेट रेज, V visible rays, I is infrared rays, M is microwaves, and R is radio waves। ओके, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा एक चीज यहाँ पे कि मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, देखो मैं न्यू बच्चों के लिए थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना, कंसंट्रेट करना। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कौन कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना। हम लोगों ने इसको अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ, इधर जा रहा हूं तो इट्स इंक्रीजिंग वेवलेंथ, हम लोग इधर जा रहे हैं तो इट्स इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और आप यदि इधर आते हो तो इट्स इंक्रीजिंग
फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा सिंपल में समझना, वेवलेंथ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। हम लोग इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, और जब वेवलेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उधर फ्रीक्वेंसी घट रही है, तो फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि एक्सरे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जल्दी कोई जवाब देगा मुझे? सर माइक्रोवेव का ज्यादा है। माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि एक्सरे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? एक्सरे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, उधर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना। ओके, ये विजिबल वाला पोर्शन आपको अच्छे से याद रखना है। देखो विजिबल में क्या क्या होता है, इट्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, अब विजिबल में मैं आपसे पूछ रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन। ओके, विजिबल में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विजिबल में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? विजिबल में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? रेड। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सर रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है, वायलेट की सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हम लोग इधर जाते हैं, इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है बेटा। ठीक है, इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, इधर जाते हो तब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। हम लोग इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो क्या वेवलेंथ बढ़ेगी, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ठीक है ना, रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मिनिमम, वेरी सिंपल। ओके, इसकी इसकी वायलेंट की इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इस साइड, तो वायलेंट की फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम एंड वेवलेंथ इज मिनिमम। ओके, क्योंकि देखो इधर वेवलेंथ घटेगी, इधर इंक्रीजिंग। आई सपोज सब बच्चों को ये आइडिया क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत है इस स्क्रीन में? बोलो बेटा। If anybody has any problem in this screen, you can ask me. Otherwise, इस टाइम में आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने का काम। किसी को कोई दिक्कत? नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाता हूँ इसको। देखिए एक्चुअली हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। द टॉपिक इज व्हाट? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है आप लोगों ने अभी देख लिया। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबने अभी देखा। ओके, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इन सबको मैंने बोला कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, वेरी सिंपल में। न्यू स्टूडेंट्स एकदम दिमाग पे जोर मत डालो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी देखा
कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हम लोगों ने सजा के रखा है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती है ये कैरेक्टरिस्टिक एक वेव की होती है। सिमिलरली समझो, सिंपल, ओके। मैं यदि आपसे पूछूं एक पल के लिए कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस नोन एज, दो वेव के बीच में दो क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ। दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वी कॉल देम एज वेवलेंथ, है ना। एक वेव है, ओके, उसके दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वी कॉल देम एज वेवलेंथ, ओके। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितने सारे वेव्स एक गिवन पॉइंट से, मानो कि ये दो वेव्स, ये पॉइंट से ये दो वेव एक सेकंड में उधर चला गया, आफ्टर 1 सेकंड ये जो दो वेव था वो यहां चला गया। तो नंबर ऑफ वेव्स दैट passes through a point in 1 second is known as its ओके। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है मुझे बताने की जरूरत है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं उनके पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब उसके पास वेव नेचर, उसके पास वेव नेचर। बोलने का मतलब कॉस्मिक वे रेज, गामा रेज, एक्स रेज, वो लोग वेव की तरह ट्रेवल करते हैं, ओके। रिसर्च हुई थी और रिसर्च होने के बाद ये पता चला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उसके पास एक और नेचर होती है दैट इज नोन एज पार्टिकल। तो छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स की तरह ट्रेवल करता है, ओके। तो डुअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझ लो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा अभी थोड़ा देर पहले, तो उसके पास दो नेचर होती है, एक वेव नेचर ऐसे कंटीन्यूअस, और एक दूसरा नेचर वो पार्टिकल की तरह ट्रेवल करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह ट्रेवल, ओके। अंडरस्टूड? आई सपोज आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए। तो वेव नेचर कब हमें दिखती है ये ध्यान से देखिएगा। वेव नेचर is exhibited when electromagnetic radiations travels। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करती है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, एक जगह से जब दूसरा जगह जा रहा है तो उसका वेव नेचर ज्यादा विजिबल होता है। आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो दो गुण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो दो गुण होता है, एक वेव नेचर वाला गुण और एक पार्टिकल नेचर वाला गुण, तो कौन सी गुण, जैसे वेव नेचर वाली जो गुण है वो कब दिखती है? तो वेव नेचर वाली गुण तब दिखेगी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करती है, ओके, इट ट्रैवल्स, ओके। पार्टिकल नेचर इज exhibited when electromagnetic radiation interacts with matter, ओके। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो बताया था, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर को टच करता है तब उसकी पार्टिकल नेचर दिखती है। जैसे
मानो ये कोई मेटल का सरफेस है, इस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरता है, ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे गिरती है तो उसकी पार्टिकल नेचर दिखती है, ओके। कैसे दिखती है वी विल सी इन द आने वाला क्लासेस। वेव नेचर तो आप लोगों ने देखा कि उसके पास वेवलेंथ है, उसके पास फ्रीक्वेंसी है, बट ये पार्टिकल नेचर क्या होता है वी विल सी, आज ही देखेंगे हम लोग। बट उससे पहले ये समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास दो गुण होती है, एक वेव नेचर वाली गुण होती है। क्यों वेव नेचर वाला गुण है? क्योंकि उसके पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ओके। और पार्टिकल नेचर वाला गुण मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह ट्रेवल करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह ट्रैवल करता है। तो कौन सी नेचर कब दिखती है ये ध्यान में रखना है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करेगा तब उसका वेव नेचर विजिबल होता है, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई मैटर को टच करेगा तब उसका पार्टिकल नेचर दिखता है, ओके। ये दिमाग में रखना है आराम से, अंडरस्टूड। अब ये पार्टिकल नेचर क्या होती है मैं समझाऊंगा आप लोगों को, अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि पहले क्लास में इस टॉपिक को फेस करना थोड़ा दिक्कत होता है, आई अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक को पहले क्लास में फेस करना थोड़ा दिक्कत होता है, बट आई आल्सो कांट डू एनीथिंग, क्योंकि टॉपिक थोड़ी ऐसे बीच में थी कि उस टॉपिक को मैं आगे नहीं ले जा सकता हूँ ना पीछे ले जा सकता हूँ। तो ये टॉपिक को बहुत सिंपल है, मैं बताऊंगा, समझना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब एक छोटी सी केस। सपोज करो आपके पास एक 1 रुपीज का कॉइन है, ठीक है ना, दिस इज 1 रुपीज कॉइन। तो 1 रुपीज कॉइन का अभी आपको कौन सा पार्ट दिख रहा है? कौन सा पार्ट दिख रहा है? टेल दिख रहा है कि हेड दिख रहा है? हेड। कौन सी पार्ट दिख रही है बेटा? ये वाली टेल दिख रही है, ओके। तो जब टेल दिख रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसके पास हेड नहीं है, इसके पास हेड है, बट वो हेड क्या है? दूसरे साइड है। तो बोलने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में मैं इस कॉइन का सिर्फ एक फेस देख सकता, दैट इज हेड या टेल। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक कॉइन का दोनों फेस एक साथ देख सकते हो? कभी भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बट इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि इसके पास दूसरा फेस नहीं है, इसके पास दूसरा फेस है, ओके। तो थिंग इज दैट कि जिस तरह एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में सिर्फ आप इसका एक फेस देख सकते हो, दूसरा फेस नहीं देख सकते हो, उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास दोनों दोनों गुण साथ में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास दोनों गुण साथ में होती है, बट कोई एक गुण ज्यादा डोमिनेंट दिखता है, ओके। तो वेव नेचर वाली गुण ज्यादा डोमिनेंटली कब दिखेगी? जब वो ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और पार्टिकल नेचर वाली गुण ज्यादा डोमिनेंटली तब दिखेगी जब वो मैटर को टच करेगा, ओके, अंडरस्टूड। तो ये तो कहानी हुई। अब हम लोग चलो देखते हैं कि पार्टिकल नेचर क्या होता है। एंड यू वांट टू राइट, यू लिख सकते हो और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीबॉडी। बेटा एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। नो, चलिए आगे बढ़ो। There you go. Max Planck quantum theory. Okay, एक थ्योरी आई थी दैट इज नोन एज मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, ओके।
there is one theory that is known as Max Planck quantum theory, जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन करे। ओके, देखो ये थ्योरी क्या बोलती है, बड़ा आराम से देखना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अब समझ आएगी, अब सिंपल है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स will absorb / emit energy discontinuously in small packets and not in a continuous manner। ओके, देखना है ध्यान से। मैक्स प्लैंक 1901 में एक थ्योरी दिए थे, वो थ्योरी क्या है आराम से समझो। एटम या मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। देखो एटम है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो एमिट भी कर सकता है। तो मैक्स प्लैंक के हिसाब से एक एटम या एक मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या एमिट करेगी, किस तरह करेगी वो बताएगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। एटम्स या मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या एमिट करेगी, किस तरह करेगी वो उसने बताया था। क्या बताया था, ध्यान से सुनिए। उन्होंने ये बोला कि एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं एब्जॉर्ब हो। कंटिन्यूअस मैनर बोलने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास ये वेव वाला कैरेक्टरिस्टिक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उसके पास वेव नेचर तो है, और वेव नेचर है इसका मतलब कि वेव में तो कुछ एनर्जी तो होती है। तो एनर्जी यदि वेव में है तो वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है ना, कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक देख रहे हो नहीं। तो वेव में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कंटिन्यूअसली एकदम। ओके, गॉट इट। बट मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि एटम और मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा तो कंटिन्यूअसली नहीं करेगा ऐसे वेव। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में बोला कि एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कंटिन्यूअसली वेव की तरह नहीं करेगा। तो कैसे करेगा, वो छोटे छोटे पैकेट्स में करेगा। गॉट इट। एटम्स या मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कैसे करेगा, कंटिन्यूअसली नहीं करेगा, वो छोटे छोटे पैकेट्स में करेगा। वेरी सिंपल। ओके, तो ये लॉ देख लो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट कैसे करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स में करेगा। स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट में करेगा और कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करेगा। यही तो मैक्स प्लैंक की थ्योरी है। और पहले क्लास में यदि आप इसको समझ जाते हो तो समझो कि आप साइंस के लायक। ओके, यदि किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, एकदम न्यू स्टूडेंट है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, कोई बच्चा दिक्कत है किसी को इसमें? आई सपोज नो, नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल में मैंने बोला एटम्स और मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट छोटे छोटे पैकेट्स में करेगा, कंटिन्यूअसली वेव की तरह नहीं करेगा। तो ये तो हो गई वेव नेचर, ठीक है ना। और छोटे छोटे पैकेट से मतलब क्या, पार्टिकल है ना। पार्टिकल्स तो अलग होते हैं ना एक दूसरे से, छोटे छोटे पैकेट मतलब क्या है, पार्टिकल्स। तो ये पैकेट क्या है, एनर्जी की पैकेट्स हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स। बट तो ये हो गई पार्टिकल। तो मैक्स प्लैंक ने बोला, एक वर्ड लाया फिर उन्होंने, क्वांटम। अभी क्वांटम का मतलब क्या होता है देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। The smallest packet of energy, the smallest packet means quantity, the smallest quantity of energy that can be absorbed
or emitted in the form of EM radiation. देखो मैंने आप लोग को क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, एनर्जी ही होती है। तो क्वांटम उन्होंने क्या बोला, क्वांटम एक शब्द लाया उन्होंने, इस क्वांटम में मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, सबसे छोटा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, सबसे छोटा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो एक एटम एब्जॉर्ब कर सकता है या एमिट कर सकता है ईएम रेडिएशन के फॉर्म में। ओके, तो क्वांटम का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेरी सिंपल। ओके, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट करेगा छोटे छोटे पैकेट में, और हर छोटा छोटा पैकेट को हम लोग बोलेंगे क्वांटम। ठीक है ना, हर छोटे छोटे पैकेट को हम लोग बोलेंगे क्वांटम। अब ये कहानी एक आई कि जब एक एटम एब्जॉर्ब करे या एमिट करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या बोलो एनर्जी को, तो वो कंप्लीट पैकेट एब्जॉर्ब करे। जैसे उसको 5 पैकेट करना है तो पूरी 5 पैकेट करेगा, ऐसा नहीं है उसका मन करे कि नहीं 5.5 पैकेट करते, नहीं, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो पूरा पैकेट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसको 5 एब्जॉर्ब करना है तो 5 ही एब्जॉर्ब करो, 6 एब्जॉर्ब करना है तो 6 एब्जॉर्ब करो, 5.5 पैकेट नहीं एब्जॉर्ब कर सकता क्योंकि ये छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी। ओके, तो क्वांटम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी जो एक एटम एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। ओके, वेरी सिंपल। अब एक शब्द उन्होंने और बोला, फोटोन। द क्वांटम ऑफ light is referred as photon। देखो लाइट के सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, लाइट के सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलेंगे फोटोन। ठीक है, लाइट के सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलेंगे फोटोन। अंडरस्टूड? तो इस स्क्रीन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट बेटा पूछ लो, नेक्स्ट स्क्रीन में मैं बताऊंगा आप लोगों को। कुछ नहीं दिमाग में रखना, बहुत सिंपल में समझो। मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दिया, जो थ्योरी पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर रहा है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, मैक्स प्लैंक का थ्योरी क्या बोल रहा है कि एटम और मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, उसको कंटीन्यूअसली वेव की तरह ना एब्जॉर्ब करेगा ना एमिट करेगा। वो कैसे एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, छोटे छोटे पैकेट्स में करेगा, और इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम बोलेंगे क्वांटम। ठीक है ना, और लाइट के लिए इसको बोलेंगे। अब और कुछ बेटा समझ आई कि नहीं समझ आई, जल्दी कोई बोलो तो अपने एंड से, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। यस सर, समझ आ रही है? ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन करना तो कर लो बेटा, 1 मिनट टाइम देता हूं मैं। ओके, यस, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए मिटा रहा हूं। ठीक है, एकदम इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि पहले क्लास में ही दिमाग खोलने वाला चीज मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा लगेगा कि एकदम लोड कर रहा माथा पे फटाक से, नहीं, पर पहले क्लास में ये दिमाग खोलने वाली चीज है। पेशेंस रखोगे तो आराम से फिर चीजों को समझोगे। एनर्जी ऑफ क्वांटम, क्वांटम क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी। ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, क्वांटम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सबसे छोटी पैकेट ऑफ एनर्जी। उसकी वैल्यू कितनी होती है? वी हैव गॉट अ फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ अ क्वांटम मतलब एनर्जी ऑफ सबसे छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। लो, ये उन्होंने डिराइव किया, मैथ्स लगाया और डिराइव किया क्या कि एनर्जी सबसे छोटे पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। रेड, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। ओके, अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये रेड की सबसे छोटी पैकेट ऑफ एनर्जी की ज्यादा एनर्जी होगी कि वायलेट की सबसे छोटी पैकेट ऑफ एनर्जी की ज्यादा एनर्जी की वैल्यू होगी? दिमाग लगाओ, स्पेक्ट्रम बताया था, एनर्जी किधर इंक्रीज होती है? सर वायलेट, वायलेट सर, वायलेट। गुड बेटा, नाम क्या आपका? अनुष्का। अपूर्वा। क्या नाम है बेटा आपका? अनुष्का। अनुष्का बेटा, गुड। आई सपोज पहला दिन हो क्लास। गुड आंसर। देखो, इधर मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, ये जनरल दिमाग, जनरल दिमाग। इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी मैंने बोला। ओके, तो रेड की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इधर इंक्रीज कर रही है तो रेड की फ्रीक्वेंसी हो गई मिनिमम। अब रेड की फ्रीक्वेंसी जब मिनिमम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी तो सबसे कम एनर्जी। ओके, वायलेट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एनर्जी भी मैक्सिमम है, तो एनर्जी मैक्सिमम है वायलेट की और इसकी एनर्जी मिनिमम। इसलिए क्या होता है, आप कभी देखोगे, यदि आप ऑब्जर्व किए होगे तो एक रॉड को जब आप आग में डाल के गर्म करोगे तो सबसे पहले रेड लाइट निकलती। क्यों? क्योंकि सबसे कम एनर्जी है उसकी, इसलिए रेड निकलती है स्टार्टिंग। और हीट करते जाओगे तो लास्टली वो ऑरेंज, येलो, फिर जाके वायलेट। अंडरस्टूड? तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सबको दिमाग में रखनी है कि एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और यदि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊं, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊं तो E इज इक्वल टू h न्यू आती है। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम लोग न्यू से, ठीक है ना? E इज इक्वल टू h न्यू आई। h क्या है? एक कांस्टेंट आई जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो h की वैल्यू इज इक्वल टू 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, ठीक है? अंडरस्टूड? ये याद रखना है। एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज E is energy of a quantum, h is Planck's constant जिसका वैल्यू डिराइव किया था 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, और न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? ये याद रखना है। एनर्जी, एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सबसे छोटे पैकेट का बराबर होता है h इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, h इज अ कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी इसकी आपको मिल जाएगी चार्ट से, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। वेरी सिंपल। देखो, और इस फॉर्मूला का एक और रूप है, दिस इज वन। आप जानते हो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सबको मालूम है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब मैं क्या करूंगा, न्यू का वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। मैं लिख सकता हूं c बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू। ये हो गई इक्वेशन। ओके, देखो c लैम्डा को नीचे लाए मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, तो मैं 2 को 1 में पुट करूं,
putting 2 in 1. ओके, यहां डाला तो E is equal to H C by lambda. Okay, E is equal to H C by lambda. ओके, C by lambda यहां पे लगाया, H C by lambda. तो यदि आपको, वेरी सिंपल, यदि आपको वेवलेंथ दिया हुआ है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो, तो सबसे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को, यदि आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है तब भी आप एनर्जी निकाल सकते हो सबसे छोटे पैकेट। वेरी सिंपल, तो दिस इज इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, दिस इज इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी याद रहनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं मार्क कर देता हूं, इट्स इंपॉर्टेंट। इसी काफी एप्लीकेशन आएगी, काफी मेंस में क्वेश्चन पूछी जाती है। पुराने लेक्चर को प्लीज देख लेना बेटा। देखो, यदि आप इस क्लास में चीजों को 30% भी समझ रहे हो ना, नया बच्चा, तो आई सपोज कि यू आर इंटेलिजेंट। यदि कोई न्यू बच्चा इस क्लास में बैठा और 30% भी चीजों को समझ ले रहा है, सपोज कर लेना कि यू आर इंटेलिजेंट। तो E is equal to SC by lambda। ओके, अब देखिएगा एक और कहानी छोटी सी मैं बता रहा हूं। कोई भी एटम या कोई भी आयन क्या बेटा एक ही पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? n पैकेट्स कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ या ना? यस सर। हाँ, n पैकेट्स कर सकता है, एक ही पैकेट थोड़े एब्जॉर्ब करके कोई बैठ जाएगा। तो E मैं यदि लिखता हूं एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिटेड is equal to NHC by lambda। ओके, n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटम। n इज नंबर ऑफ क्वांटम, ठीक है, और फोटॉन्स, लाइट के लिए फोटॉन्स, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला आ गई आपके सामने कि एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एटम जब एब्जॉर्ब करेगा तो एक ही पैकेट तो नहीं करेगा, वो n पैकेट ऑफ एनर्जीज कर सकता है। ओके, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय अ सिस्टम इज इक्वल टू n टाइम्स sc लैम्डा। sc लैम्डा होती है एक पैकेट की एनर्जी, मानो 50 पैकेट किया तो 50 इंटू एक पैकेट की एनर्जी। सिंपल सी बात है, 100 पैकेट किया तो 100 इंटू एक फोटोन की एनर्जी। ओके, जो वैल्यू, क्या वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकता है? हाँ या ना? n का वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकता है कि कंप्लीट रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे रहेगा? सर होल फ्रैक्शन नहीं होगा। फ्रैक्शन नहीं होगा। वेरी गुड, फ्रैक्शन कहां से होगा? क्योंकि मैंने बोला कि जब एब्जॉर्ब करेगा तो कंप्लीट पैकेट करेगा, तो n इज 1 2 3 डॉट 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 डॉट। वेरी गुड, गुड। चलिए, तो दिस इज द पार्ट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसकी एनर्जी डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। उसकी एक पैकेट की एनर्जी यदि हम निकाले तो ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कोई भी आप ब्लू लाइट का एक पैकेट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला निकालना चाहते हो, येलो का निकालना चाहते हो तो ये निकाल फॉर्मूला। एक्सरेज जो हम लोगों का हड्डी उड्डी का एक्सरे होता है, उसकी एक पैकेट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला निकालना चाहते हो, ये फॉर्मूला लगाओ, उसका वैल्यू निकल जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी डालो, h से मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगी। ठीक है, बात खत्म। और ये हो गई वेवलेंथ के टर्म में। और ये कोई एटम या कोई सिस्टम ने 10 पैकेट एनर्जी अब्सॉर्ब किया तो 10 यहाँ रखो, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है, स्पीड सबकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और आपको इसका वैल्यू तो दिया रहेगा, आप आराम से निकाल सकते हो। कोई भी डाउट बेटा पूछ सकते हो, नहीं प्रोसीड आई विल आगे। चलिए, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो।
12th का रिजल्ट भी आज आ गया, 10th का रिजल्ट भी आ जाएगा जल्दी। आप लोग भी वरी मत करो, 12th के रिजल्ट आ गए। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी हम लोग देख रहे हैं। एक क्वेश्चन देता हूं बनाना तो, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 mole of photon of frequency equal to 5 into 10 to the power 40 hertz। तो बना सकता है इसको? बोल रहा है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल फोटोन। 1 मोल फोटोन, 1 मोल कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 20। चलो आप Na लेके बनाओ, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम को आप Na लेके बनाओ, तो मुझे जल्दी इसका आंसर बताएं। और क्वेश्चंस पहले So क्लास what में is चलो the frequency? फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। एनर्जी निकालना है एसोसिएटेड विद 1 मोल फोटोन। आपके पास 1 मोल फोटोन है, ठीक है ना, 1 मोल छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी है लाइट की। पूछ रहा है कि इसका कितना एनर्जी होगा, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, E is equal to H न्यू, ये एक पैकेट की एनर्जी होगी। ओके, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 1 फोटोन का एनर्जी आप आराम से निकाल लोगे। E is equal to H, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू लिखो 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकंड, और न्यू है 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज को सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं, हर्ट्ज इज सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। सेकंड इनवर्स कटेगा, सेकंड कटेगा, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इनटू कर दोगे तो 5 6 से 30, कुछ वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। तो दिस इज 1 पैकेट का है। ओके, अब आपको Na पैकेट का एनर्जी निकालना, तो एक पैकेट का एनर्जी कितना है, तो ऑफ Na पैकेट्स कितना होगा? सपोज करो यहां से x आया, तो क्या होगा? x into Na। समझ आएगी नहीं समझ आएगी सबको? वेरी सिंपल सी, समझ आया सबको कि नहीं? Yes sir, आ गया। यस, एक पैकेट फोटोन है हमारे पास, एक पैकेट फोटोन, सॉरी एक पैकेट में 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन का एनर्जी आपको निकालनी है। तो 1 मोल Na होती है, तो एक पैकेट का एनर्जी मैंने निकाल लिया, तो एक का निकाल लिया तो Na का निकाल लिया, Na से इंटू कर दिया, बात खत्म है। सिंपल सी तो क्वेश्चन थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, मिटाता हूं इसको। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, इसी टॉपिक से बनाने की कोशिश कर। A bulb of power, yes, a bulb of 100 watt emits a monochromatic light of wavelength equal to 400 nanometer। A bulb of 100 watt, एक बल्ब है 100 वाट की, वो एमिट कर रही है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी लैम्डा दी हुई है 400 नैनोमीटर। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ photons emitted।
देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, आंसर तक नहीं पहुंचना, कॉन्सेप्ट लगाओ। 30 सेकंड आप कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर उसके बाद देखो कि मैंने जिस तरीके से बनाया कि आपका कॉन्सेप्ट मैच किया उससे। देखो थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होगा आपके पास तब बना लोगे, जूनियर क्लासेस में पढ़ाया आपने। सपोज करो एक बल्ब है 100 वाट, ठीक है, तो 100 वाट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, 100 जूल पर सेकंड। 100 वाट को हम लोग क्या बोलते हैं, 100 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी निकाल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू NhC बाय लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। मुझे निकल गया उस बल्ब से पर सेकंड कितना एनर्जी निकल रहा है, पर सेकंड 100 जूल, 100 जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इससे 100 जूल एनर्जी निकल रही है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा हुआ कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड ही, ठीक है। तो पर सेकंड 100 जूल एनर्जी निकल रही है, तो 100 जूल की जगह मैं 100 जूल लगा, ठीक है ना। और ये जो 100 जूल एनर्जी निकल रही है, एक फोटोन से तो नहीं निकल रही है, एक फोटोन से तो निकलती है, तो आपसे क्या है पूछता है नंबर ऑफ फोटोन कितना है, तो 100 जूल, n का वैल्यू हमको निकालना है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आपको मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट भी मालूम है, और लैम्डा का भी वैल्यू दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। ओके, 400 नैनोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 × 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर टू मीटर जाने के लिए 10 टू द पावर -9 से इंटू करना। तो आप देखो h का वैल्यू मालूम है, कांस्टेंट है 6.626 × 10 टू द -32। स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर। स्पीड ऑफ लाइट नहीं, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, तो इसका वैल्यू हो गया 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका 6.626 × 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, सॉरी जूल सेकंड। ओके, और इजी कैलकुलेशन के लिए आप इसको 6.6 ही लेके बना सकते हो, उतना दूर जाने का, ये मालूम ये मालूम ये मालूम, नंबर ऑफ फोटोन्स आप नहीं निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ओके, समझ आई कि फिर से एक्सप्लेन करूं। So 1.818 into 10 to the power 21. हाँ बेटा, वो कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू दैट। ओके, बहुत सिंपल सी है। एक बल्ब है, फिर से समझा दे रहा हूं, एक बल्ब है, एक बल्ब है जिससे एक ही लाइट निकल रही है, मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही लाइट, ठीक है। 100 वाट 100 जूल पर सेकंड, 100 जूल लगाया, एच मालूम, सी मालूम, वेवलेंथ दिया हुआ रखा, निकल गया वैल्यू, बात खत्म, ठीक है ना, वेरी सिंपल। तो इसको मिटाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चंस में अक्सर एक चीज पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे देता है क्वेश्चन। एक्चुअली एनर्जी आपको दे देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली है क्या, वो देखिएगा। 1 eV या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होती क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, और कभी कभी एग्जाम में जूल की जगह एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, 1 eV इज व्हाट, द एनर्जी gained by an electron at rest when accelerated
थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। देखो ये डेफिनेशन तो छोड़ दो एक पल के लिए, पहले समझो यहाँ। सपोज करो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। एक इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट पे है, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में मैं क्या करता हूँ, 1 वोल्ट का अब पोटेंशियल लगाता हूँ, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट पे थी, फिर उसके बाद 1 वोल्ट का मैंने एक पोटेंशियल लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस डाल दिया इन दोनों के बीच। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो वो कौन से प्लेट की ओर भागेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिव प्लेट की ओर भागेगा कि नेगेटिव प्लेट की ओर भागेगा? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव की तरफ भागेगा, इधर भागेगा। ओके, गॉट इट। तो इलेक्ट्रॉन में कुछ मोशन आएगी जब उधर भागेगा तो, और मोशन के तहत एक एनर्जी गेन होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन रेस तो वो नेगेटिव वाली गई पॉजिटिव प्लेट की, तो एक्सेलरेशन हुई जब गई उधर, तो मोशन हुई, मोशन के तहत एक एनर्जी गेन होता है, दैट इज नोन एज काइनेटिक, ठीक है ना। तो होगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली व्हाट, जब एक इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल में, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल में एक्सेलरेट करवाते हो, तो जो एनर्जी वो गेन करता है उसी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और 1 वोल्ट के पोटेंशियल में जब वो एक्सेलरेट करती है, तो जितना एनर्जी वो गेन करती है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं होती है, इट्स चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। मैं उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहा हूँ, मैं साइन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस साइन मैं नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैं उसका मैग्नीट्यूड लिया। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है इनटू 1 वोल्ट। कूलम वोल्ट होता है जूल, कूलम वोल्ट जूल होता है, तो ये आ जाएगी 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम वोल्ट, या कूलम वोल्ट के जगह में आप लोग जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है ना। आई सपोज वेरी सिंपल है, आपको कोई बोला 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ जूल, तो कुछ नहीं, 4 into 1.6 into 10 to the power minus 19, तो 6.4 into 10 to the power 6.4। सिंपल में समझ सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना एनर्जी होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कभी का क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं देता। ओके।